हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 85 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 86 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न और शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरणों के लिए अपने उत्तर को संपुष्ट कीजिए। 100 शब्दों में आपसे पूछा है, यहाँ पे 100 शब्द नहीं है, यहाँ पे 150 वर्ड आप कीजिए, एक मिस है। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? तो आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है गरीबी भ्रष्टाचार के कारणों में से एक हो सकती है, किंतु इस आधार पर गरीबी और भ्रष्टाचार में अनिवार्य संबंध को क्या है, ये अनिवार्य संबंध को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो ये कहना उचित है कि गरीब व्यक्ति भ्रष्ट ही होगा और ना ही ये कहना ठीक है कि अमीर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होगा। अर्थात ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो भ्रष्टाचारी बनेगा या नहीं। भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण निम्नलिखित हैं। लोगों में भौतिक सुखों की अत्यधिक लालसा, समाज में भ्रष्टाचारियों का व्यापक प्रतिरोध न किया जाना, अपितु समाज में भ्रष्ट आचरण को मूक सहमति प्राप्त है। उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण लोगों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक मूल्य शिथिल हुए हैं। उदाहरण, कई लोग हर्षद मेहता और विजय माल्या की तरह अमीर बनना चाहते हैं, चाहे मार्ग कोई भी हो। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कठोर एवं त्वरित दंडात्मक कार्यवाही का न होना, जिससे लोगों में कानून का भय नहीं रह गया है। हमारे सम्मुख कॉमनवेल्थ खेल घोटाला तथा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला का उदाहरण है, जिसमें संपन्न नेता व अधिकारीगण लिप्त रहे। अतः निर्धनता को भ्रष्टाचार का एक कारण माना जा सकता है, एकमात्र कारण नहीं। निष्कर्ष तो आपने काफ़ी अच्छा लिखा है, साथ ही आपने उदाहरण भी अच्छे दिए हैं और साथ ही आपने ये भी बताया है कि वास्तव में भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में लग रहा होगा कि सर इतने बड़े प्रश्न को लिखा कैसे जाए जब प्रश्न आता है। तो मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इथिक्स में जो प्रश्न आते हैं वो वास्तव में दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन वो उतने ही छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन प्रश्न का केवल एक ही मतलब होता है, एक ही क्वेश्चन होता है और उसको बस भाषा को एक अच्छा स्वरूप दे दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि प्रश्न है, अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है। कहने का क्या मतलब कि कुछ लोग डिबेट कर रहे थे बैठकर, तो उन्होंने ये कहा कि लगता है ना भ्रष्टाचार का जो कारण है वो निर्धनता है। समझना है यहाँ पे, ठीक? परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न और शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई साहब, केवल निर्धन लोग नहीं, अमीर लोग भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। तो अब ये दोनों में डिबेट होने लगी और इन लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, हम तो कह रहे हैं निर्धन, आप कह रहे हो अमीर लोग, तो फिर वास्तव में क्या निर्धनता और अमीरी से कोई रिश्ता है भ्रष्टाचार का, या फिर भ्रष्टाचार के वास्तव में कई अन्य कारण हैं जो ना तो निर्धनता से पूर्णतया संबंध रखते हैं, जो ना तो अमीर वर्ग से पूरी तरह से संबंध रखते हैं, बल्कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व या स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। या कई सारे सामाजिक आयाम ऐसे हैं, कई सारी आर्थिक लालसाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर उन्मुक्त करती हैं। क्लियर? और आप देखोगे तीसरी लाइन आपसे वो यही पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार में, लोगों में ज़्यादा भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है। समझ गए? अर्थात ऊपर की ये जो 3 लाइनें हैं ये आपको बस बेस दिया एक डिबेट के लिए। नीचे की जो लाइन है उसमें मूल कारण दिया, अर्थात हो सकता है कि भ्रष्टाचार के 9 कारण हो, तो 9 में से 2 कारण उसने आपको दे दिए, 7 कारण जो और हैं वो आपको बता देने हैं। क्लियर? तो आपने ये देखा। फिर कह रहा है कि उदाहरणों के अब ऊपर कहने में उदाहरणों के अपने उत्तर, यहाँ पे एक लाइन मिस है, आपको यहाँ लिखना चाहिए उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को संपुष्ट कीजिए। क्लियर?
अब आप एग्जाम्पल दे दोगे करंट से। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे खुद पे डिसाइड करना है कि क्या केवल निर्धनता ही भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है या फिर शक्तिशाली और निर्धनता के साथ साथ कई अन्य फीचर हैं। क्लियर? तो आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इसमें ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब जब आप लिखेंगे, वास्तव में ये तो इन्होंने जो लिख के बताया उसका उत्तर है, आप इसे कैसे लिखेंगे? तो आप इसका संबंध ऐसे लिख सकते हैं शुरू से ही। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब वर्ड आपको निर्धनता दिया जाए, ठीक, तो आप यहाँ पे अपनी कलाकारी मत दिखाएं कि हाँ आपने निर्धनता दिया है तो हम गरीबी से इसे शुरू करेंगे। आप भी यहाँ पे निर्धन वर्ड ही यूज करें, नहीं तो क्या होता है कि एग्जामिनर के मन में आ जाएगा कि अरे हमने गरीबी पे तो नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अधिकांश एग्जामिनर जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो उनका जो लेवल होता है वो निर्धनता, क्योंकि होता है ट्रांसलेशन में गरीबी तो कम लोग पढ़ते हैं, समझ गए? तो आप यहाँ पे निर्धनता वर्ड का ही उपयोग करें। अब जब निर्धनता को आप बताते हो तो आप ये बता दो कि वास्तव में निर्धनता का और भ्रष्टाचार का अनिवार्य रूप से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कई सारे हम अमीर उद्योगपति, कई प्रकार के अमीर के प्रशासनिक ऑफिसर्स को आए दिन देखते हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। अर्थात ये कहना कि निर्धनता या अमीरी ही भ्रष्टाचार का कारण है उचित नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के कई आधारभूत भी कारण हैं जो कि निम्नवत हैं। अब आप बता दोगे। देखो आपका ऊपर का पैरा और नीचे का पैरा लाइन से मैच कर गया, अर्थात आपके पैरा की ये पहली लाइन और ये भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण, ये दोनों एक साथ मैच कर गई, अर्थात 3 लाइन में ही ये चीज़ें आ गई। ठीक, अब आप भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण उनको गिनाने लगो कि नैतिक स्वीकृति भी है, अर्थात समाज में इसकी नैतिक स्वीकृति है। देखो जब आप एथिक्स में लिखते हो ना तो इथिकल वर्डों को यूज करो कि नैतिकता का मतलब आता है कि नहीं आता है। भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे मूल्यों का ह्रास होता है। आप बता सकते हो कि धन से व्यक्ति का स्तर तय होता है, अर्थात अपरिग्रही व्यक्ति को उतना सम्मान प्राप्त नहीं है। चौथा आप लिख सकते हो कि कानून व प्रशासन का स्तर कमजोर होना अपेक्षाकृत। क्लियर? फिर आप लिख सकते हो कि कई बार पारिवारिक दबाव होता है। आप देखोगे ना कई सारे परिवार जन ये कहते हैं कि अरे तुम ये इतनी ईमानदारी से ज़िंदगी क्यों जी रहे हो। यहाँ तक कि कई परिवारों के उनके सगे संबंधी भी कहते हैं, खासतौर पर चाहे पति हो या पत्नी हो, वो कहते हैं कि अरे तुम क्यों अपनी दोस्त की तरह पैसा नहीं कमा रही हो, ऐसे गुजारा नहीं होगा, बच्चों को भी पढ़ाना है। मतलब कई सारे ऐसे प्रेशर आ जाते हैं जो इन लोगों भ्रष्टाचार की ओर लोगों को उन्मुख करते हैं। अब ये व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, व्यक्ति की आप कह सकते हो कर्तव्य निष्ठा या व्यक्ति की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो इस भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में उन्मुख हो या ना हो। अर्थात व्यक्ति की परवरिश और व्यक्ति के संस्कार इस बात को दर्शाते हैं कि वो इन फ्यूचर भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा या नहीं होगा। क्लियर? जब आप ऐसा बताते हो फिर आप एग्जाम्पल दे दो कि कैसे दोस्तों की विलासिता परिवार में दबाव बनाती है, कैसे भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई की सुरक्षा एक ऑफिसर को भ्रष्टाचार के लिए प्रमोट करती है। सब कर रहे हैं हम क्यों ना करें, ऐसा कॉन्सेप्ट व्यक्ति को किस प्रकार उन्मुख करता है। आप ये भी बता दो कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे उसके ऑफिस कलीग्स के द्वारा या उसके जूनियर्स के द्वारा या सीनियर्स के द्वारा कैसे उसका उपहास उड़ाया जाता है कि अरे बड़ा ईमानदार फिरता है। ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वास्तव में व्यक्ति नैतिक रूप से वर्क नहीं कर पाता या नैतिक रूप से वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाता और भ्रष्टाचार जैसी बुरी संस्था की ओर संलिप्त हो जाता है। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो। फिर जब आप ये बता दो तो निष्कर्ष के तौर पर आप ऐसा निष्कर्ष दो कि जो भ्रष्टाचार में आपको संलिप्त न करता हो या आपको भ्रष्टाचार के प्रति सकारात्मक भाव न लाता हो। आप दो कि खैर कुछ भी हो, भ्रष्टाचार एक तरीके का सामाजिक स्टेटस को बढ़ावा दे सकता है लेकिन व्यक्ति के नैतिक चरित्र का पतन अवश्य कर देता है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में मूल्यों को खो देता है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ईमानदार होना एक ऐसा गुण है जिसमें हजार मनकों में चमकने वाला वो हीरा। क्लियर? आप ऐसे इसका निष्कर्ष दे सकते हो कि हमें ईमानदार बना रहना है। क्यों? क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर का जो मेन वैल्यूज़ है जो नोलन कमेटी ने दी है उसमें क्या आती है? उसमें आता है ईमानदार होना, कि अर्थात वो व्यक्ति ईमानदार हो। क्लियर? अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर
आपने अभी एक वर्ड बोला नोलन कमेटी, तो वास्तव में नोलन कमेटी आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए या आईएएस ऑफिसर्स के अंदर कौन से गुण होने चाहिए उनके संबंध में 7 क्वालिटीज़ की बात की है। क्लियर? जिसमें ऑलरेडी आप पढ़ते रहते हो कि कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निर्धनता होनी चाहिए। मैं नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जब आप ऐसे नाम यूज करते हो ना, एग्जामिनर को लगता है कि आपका अध्ययन काफ़ी अच्छा है, अर्थात आप यूपीएससी के उन रिपोर्ट्स, उन इंडिकेटर्स या उन जो सुधारक लोग हैं या जो सुधार से संबंधित जो समितियों का गठन किया गया उनसे आप अपडेट रहते हो और अपग्रेड रहते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को देखा। उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न को समझे होंगे बल्कि ये भी समझ में आया होगा कि वास्तव में इस इतने बड़े प्रश्नों को हमें कैसे लिखना चाहिए और किस तरीके से अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए इसमें सामान्य रूप से गढ़ देना चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।